हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्जन। और आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो सबसे पहले ये इन्फेंट में होता है, तो जनरली इसको दूसरे नाम से भी जानेंगे। उसका नाम, दूसरा अदर नेम क्या है इसका? इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अभी यहाँ पे इन्फेंट का मतलब क्या हो सकता है? तो जनरली प्री टर्म में जो बेबीज होते हैं उनके बारे में बोला गया है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का मेन रीजन क्या है? तो सर्फेक्टेंट जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई में होता है उसकी डिफिशियंसी होने की वजह से हो सकता है। तो इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी सिंड्रोम या डिसऑर्डर। थर्ड वन, इसका एक नाम है हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज। इसको हम लोग, इसकी फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इसको ये क्यों बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। तो इस ये वाली बात को हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे, इसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो जनरली जो बेबी बॉर्न होते हैं, वो कब होते हैं? उनका जनरली टर्म पीरियड कितना होता है? तो 37 से 42 वीक्स। अभी ये हो गया हमारा 37 to 42 वीक्स टर्म। टर्म इन्फेंट हो गया। अब अगर इससे पहले कोई बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्री टर्म, प्री टर्म इन्फेंट। और अगर इसके बाद हो रहा है तो पोस्ट टर्म इन्फेंट। अब प्री टर्म जनरली बोलेंगे कि लेस देन 37 वीक्स, और इसको बोलेंगे मोर देन 42 वीक्स। अभी प्री टर्म को हम लोग जनरली किस क्राइटेरिया में ले सकते हैं, कौन से वीक में जो कि मोर ससेप्टेबल होंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की? तो जनरली 20 to 36 वीक्स। इस टाइम पे जो प्री इन्फेंट्स बॉर्न होंगे वो मोर ससेप्टेबल होंगे किसके लिए? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। मोर ससेप्टेबल टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं इसकी इटियोलॉजीज के बारे में कि ये होता क्यों है। इटियोलॉजीज या कॉजेज। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो प्री टर्म बेबी ही है। प्री टर्म बर्थ या प्री टर्म इन्फेंट। प्री टर्म इन्फेंट और प्री टर्म बर्थ। तो प्री टर्म जनरली क्या बोलेंगे? 20 to 36 वीक्स। इसमें क्या होगा कि जो सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट जो एल्वोलाई के अंदर बनना चाहिए था वो कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं हो जाए। तो सर्फेक्टेंट नॉट सिंथेसाइज्ड कंप्लीटली। आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले ये हमारा एक नॉर्मल एल्वोलाई है। एक नॉर्मल एल्वोलाई है जिसके अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। जनरली दो टाइप के सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमोसाइट्स। तो ये न्यूमोसाइट्स, और ये न्यूमोसाइट्स कितने तरीके के होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल न्यूमोसाइट और एक स्पेशलाइज्ड न्यूमोसाइट। नॉर्मल न्यूमोसाइट एंड स्पेशलाइज्ड न्यूमोसाइट। तो ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूमोसाइट होते हैं इनको बोलते हैं, इनको और क्या बोल सकते हैं? तो टाइप 2 न्यूमोसाइट बोल सकते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये क्या होते हैं? ये जनरली ऐसे कुछ बीच में न्यूमोसाइट्स होते हैं जो ऐसे स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये हमारे एल्वोलाई में रिलीज करते हैं सर्फेक्टेंट को। तो ऐसे ये समझ सकते हैं कि ये क्या रिलीज कर सकते हैं? तो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। तो इनका मेन काम क्या हो गया? सर्फेक्टेंट रिलीज करना। रिलीज सर्फेक्टेंट। और ये कब से रिलीज करना चाहते स्टार्ट करते हैं? तो जब इन्फेंट जो होता है वो 20 वीक का होता है, और तब से ये स्टार्ट करते हैं। और कब तक ये फॉर्मेशन करते हैं सर्फेक्टेंट का? तो 35 वीक्स तक। 35 वीक्स तक ये सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं। तो इस बात से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ, जो बेबी जब बर्थ होगा, अगर वो 35 वीक्स पर बर्थ हो रहा है उसका, तो उस पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का चांस जो है वो कम है। और तो इससे हम लोग एक बात निकाल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेस्टेशनल एज।
ये बात हम लोग कह सकते हैं कि जितना कम जेस्टेशनल एज होगा उतना ही ज्यादा वो बेबी जो है वो ससेप्टेबल होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का। अभी ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं इनका क्या काम होता है? ये जो सर्फेक्टेंट टाइप 2 न्यूमोसाइट रिलीज कर सकते हैं, इनका क्या काम होता है? तो ये क्या करते हैं, जो एल्वलाई में जो सरफेस टेंशन होता है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो एल्वलाई में सरफेस टेंशन होता है उसको ये रिड्यूस करते हैं। और अगर ये सर्फेक्टेंट क्या हो, अगर रिड्यूस हो जाए, इफ दिस सर्फेक्टेंट रिड्यूस, सर्फेक्टेंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एल्वेलाई जो होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे। एल्वेलाई कोलैप्स, और इस कंडीशन को, जो एल्वेलाई कोलैप्स जो है सरफेस टेंशन की कम होने की वजह से, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एटलैक्टेसिस। एटलैक्टेसिस। तो ये पॉइंट के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड इटियोलॉजी। ये हमारी पहली इटियोलॉजी खत्म हो गई, तो सेकंड इटियोलॉजी जो है वो क्या है? मैटरनल डायबिटीज। अभी ये कैसे इफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में? तो अगर मैटरनल ग्लूकोज लेवल अगर हाई है बॉडी का, ब्लड ब्लड का, तो वो क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू, थ्रू प्लेसेंटा इट पासेस टू फिटस या इन्फेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके बॉडी, इन्फेंट के बॉडी में या फिटस के बॉडी में भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो पेनक्रियाज है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। पेनक्रियाज जो होगा वो नॉर्मल ही होगा, बट हाई, उसके बॉडी में हाई इंसुलिन होने की वजह से उसका जो रेट होगा प्रोडक्शन का, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ इंसुलिन इंक्रीजेस। और ये इंसुलिन क्या करेगा, जो दिस इंसुलिन जो होगा वो क्या करेगा, जो सर्फेक्टेंट के कंपोनेंट्स हैं उसको इनिबिट कर देगा। तो ये क्या करेगा, जो सर्फेक्टेंट है उसके कंपोनेंट्स को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में जो सर्फेक्टेंट बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा, उसके एल्वोलाई में सरफेस टेंशन बढ़ने लगेगा। अभी अगर सर्फेक्टेंट के कंपोनेंट की बात हुई है तो हम लोग देख लेते हैं कि मेजर कौन से कंपोनेंट होते हैं सर्फेक्टेंट के। तो सर्फेक्टेंट के मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी ट्रिक कैसे याद कर लेंगे, तो इसकी ट्रिक याद करेंगे, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़। इसमें से पहला क्या है, पीजी यानी फॉस्फेटिडाइल ग्लाइकोसॉल। सेकंड क्या है, पीआई यानी फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल। और तीसरा कंपोनेंट क्या है, तो पी सी यानी फॉस्फोस्टिडाइल कोलिन। और ये जो थर्ड वाला है इसका एक और नाम होता है, वो दूसरा नाम क्या है, तो लेसिथिन। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये इंसुलिन की वजह से इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो ये सर्फेक्टेंट बनना चाहिए वो भी सही से नहीं बन पाएगा इन्फेंट के अंदर। तीसरी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, तो हेरिडिटरी फैक्टर। तीसरी इटियोलॉजी क्या होगी, हेरिडिटरी फैक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जेनेटिक होता है। जैसे अभी सर्फेक्टेंट के अंदर कंपोनेंट्स है, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स वगैरह होंगे, जैसे सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी या सर्फेक्टेंट प्रोटीन सी। तो इनमें क्या हो जाएगा कि अगर कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि सर्फेक्टेंट का जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा। चौथा क्या होता है, तो फोर्थ वन इज एलएससीएस और सिजेरियन डिलीवरी। इस केस में भी सर्फेक्टेंट जो होगा वो लेस बनेगा या कम बनेगा। तो इनके अभी इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले सर्फेक्टेंट को बनने के लिए मेनली हम लोग को क्या चाहिए होता है, तो स्टेरॉइड चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी नॉर्मली बनाती है। तो वो कौन सा स्टेरॉइड होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इसमें से भी स्पेशली तो कौन सा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये क्या करता है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट में हेल्प करता है। अभी ये एक क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। हम्म। तो जब इन्फेंट की नॉर्मल डिलीवरी होती है, इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी,
तो जो इन्फेंट होता है उस पे कंटिन्यूअस स्ट्रेस पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन अकर होता है, जिसकी वजह से जो बेबी है वो अंडर स्ट्रेस कंडीशन होता है। अंडर स्ट्रेस कंडीशन, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस जो होता है वो प्रॉपर होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, कॉर्टिसोल रिलीजेस, और जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट वो नॉर्मल होगी। बट इन केस ऑफ LSCS या सिजेरियन कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, नो नो स्ट्रेसफुल कंडीशन, नो कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट जो होना चाहिए वो भी नहीं सही से हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट जो है वो भी डिक्रीज हो गया है। देख लिया कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बाहर से स्टेरॉइड देते हैं। LSCS के केस में, मैटरनिटी को प्री टर्म के केस में, तो वो कौन सा देते हैं, डेक्सा देते हैं, जो कि किसमें हेल्पफुल होता है, तो इन्फेंट के लंग मैचुरेशन में हेल्प देता है, इसीलिए हम लोग डेक्सा के इंजेक्शन देते हैं प्री टर्म के केस में। अभी तीसरा और पांचवा इटियोलॉजी क्या है, तो हाइड्रोप्स फिटेलिस, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। फ्लूइड एक्युमुलेशन कहाँ पे, इन सीरस कैविटीज, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, सेकेंड वन इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, थर्ड वन इज एसाइटिस, इफ्यूजन इन पेरिटोनियम कैविटी। और नेक्स्ट इटियोलॉजी क्या होता है, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टी फीटल प्रेगनेंसीज, इन केस ऑफ ट्विंस, इस केस में भी अगर प्रीटर्म हो रहा है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं, मल्टीफीटल प्रेगनेंसीज। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज मेल सेक्स, क्योंकि जो मेल का लंग्स का मैचुरेशन होता है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत बाद में होता है, इसीलिए जो मेल्स होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।